हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना के लाया हूं और प्लीज इसको पूरा आप एक बार देखिए। ये आप लोगों के एलटी साइंस के एग्जाम में और लेक्चरर के एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। ये आज मेरा थर्ड वीडियो है जो मॉक टेस्ट के नाम से मैं बना रहा हूँ। स्पेशली ये केमिस्ट्री के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द एडजॉर्प्शन। अब एडजॉर्प्शन होता क्या है ये आप लोगों को बताने की मेरे को जरूरत है नहीं कि एडजॉर्प्शन क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ एडजॉर्प्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक होता है, पहली बात याद रखना। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि डेल्टा एच इज लेस देन टू जीरो। यहाँ पे कोई भी एनर्जी क्या हो रही है, लूज हो रही हो, इवॉल्व हो रही हो, दैट इज अ एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच क्या हो रहा है, लेस देन टू जीरो। सेकंड चीज कि एडजॉर्प्शन में होता क्या है आप लोगों को पता ही है कि कोई हमने सरफेस ले लिया तो इसमें कोई भी गैसेस पार्टिकल या लिक्विड पार्टिकल जाकर के क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं वेरी वीक वंडरवॉल फोर्स के साथ। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि गैस पार्टिकल क्या हो रहे हैं, पहले फ्रीली मूव कर रहे थे, या कोई भी पार्टिकल जो फ्रीली मूव कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, अब सरफेस के साथ जुड़ जा रहे हैं। तो इस केस में इनकी फ्री रेंडमनेस क्या होगी, खत्म हो गई। तो इसका मतलब डेल्टा एस भी क्या हो गया, जीरो हो गया। थर्ड चीज कि अब ये रिएक्शन क्या फिजिबल हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है ना। एक रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन इज हैपनिंग, ये प्रोसेस हो रही है। तो जब भी कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होती है यानी कि हो रही है कंडीशन, तो वहां पे डेल्टा जी भी क्या होता है, लेस देन टू जीरो होता है। तो आपका कंडीशन क्या हो गया, डेल्टा लेस देन टू, डेल्टा जी ऑल्सो लेस देन टू जीरो, डेल्टा जी से गिव्स एनर्जी, ओके। डेल्टा एस भी लेस देन टू जीरो और डेल्टा एच भी लेस देन टू जीरो, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एट pH इक्वल टू 10। मान लीजिए इधर का बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कि आपको पता होना चाहिए कि ई इलेक्ट्रोड होता क्या है हाइड्रोजन के लिए। मैं बात कर रहा हूं तो ई इलेक्ट्रोड के लिए फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, क्या होता है, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 बेस। हमेशा याद रखिए, मान लीजिए कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखिए। मैं एक सिंपल तरीका बताऊंगा। आप मान लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब भूल जाते हैं तो आप लिखिएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और दूसरी चीज याद रखिएगा, जो भी हमने न्यूमेरिकल करने हैं इस बेस में सब रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, रिडक्शन के फॉर्म होना चाहिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का दे रखा है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन कैसे होगा भाई, जब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तभी तो रिडक्शन बनाएगा, यानी कि H2 बनाएगा। अब इसको बैलेंस कीजिए तो 1/2 H2 आ गया। तो यानी कि यहाँ पे n कितना आया बेटा आपका, n आया हमारा 1 आया। तो अब मैंने क्या बोला कि आप निकालिए ई इलेक्ट्रोड। ई इलेक्ट्रोड किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, इक्वल टू। अब देखो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसके लिए ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट फॉर H2 कितना होता है, जीरो होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, एस एच ई बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, एस एच ई, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो यानी कि ई नॉट मेरा क्या हो गया, जीरो हो गया, माइनस 0.059 अपॉन एन, एन कितना हो गया मेरा, 1 हो गया। अब बात करते हैं लॉग 10 बेस, प्रोडक्ट क्या है मेरा, ये है H2। तो H2 और जितना इसका कोफिशियंट है, ये स्टोइचियोमेट्रिक कांस्टेंट है आगे से स्टोइचियोमेट्री, ठीक है ना, तो कितना हो गया, 1/2 हो जाएगा अपॉन और H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। अब देखो H2 क्या है, गैस है, और आपको पता है जब SHC हम हाइड्रोजन की कंडीशन लेते हैं तो H2 का जो प्रेशर होता है, H2 का प्रेशर जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 atm होता है। कितना लेते हैं हम, 1 atm लेते हैं। तो हमारा ई इलेक्ट्रोड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रोड कितना आ जाएगा मेरा, माइनस 0.051 अपॉन 1 लॉग 10 बेस 1 अपॉन H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 रखेंगे। तो अब ये H पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे पीएच दे रखा है, तो आपको पता है फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन होता है। तो इसकी वैल्यू को रखेंगे तो माइनस लॉग H पॉजिटिव का मतलब कितना हो गया, H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, और ये कितना हो गया, पीएच की वैल्यू आपने 10 रख दी। तो अब इसको 10 माइनस कर दो तो माइनस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन। तो आप H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन एंटी लॉग लेंगे, बोथ साइड एंटी लॉग लेते हैं। अब एक आप लोगों को एंटी लॉग आता है नहीं आता है, और एक बार मैं इसको समझा दूंगा, बाकी तो क्योंकि सब लोग एमएससी और कॉलेजेस किए हैं तो सब लोगों को आई थिंक सबको आता होगा, ठीक है ना। तो H पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 10 हो जाएगा। तो H पॉजिटिव कितना आ गया आपका, 10 की पावर 10 आ गया, ठीक है ना। तो ई इलेक्ट्रोड कितना आ जाएगा आपका, ई इलेक्ट्रोड कितना आ जाएगा, माइनस 0.05191 अपॉन 1 हो गया, और ये आ जाएगा 1 अपॉन 10 की पावर 10, यानी कि इंटू लॉग 10 बेस ऑफ 10 की पावर 10।
इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 1/h पॉजिटिव, h पॉजिटिव का मतलब 10 की पावर 10, ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो 10 की पावर 10, तो अब ये 10 आगे आ जाएगा, a की पावर x का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 0.0591 इंटू क्या हो जाएगा, ये log 10 की पावर 10 की वैल्यू 10, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -0.591 इतना वोल्ट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, आपका सी हो गया। ये एनसीईआरटी की 12th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द केपी रेशियो केसी फॉर द रिएक्शन ऑफ दिस। अब पहली बात कि आपको केपी और केसी में रिलेशन पता होना चाहिए कि केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आरटी की पावर क्या होता है, डेल्टा एन होता है। अब ये डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन होता है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। हाँ एक चीज और बता दो यहाँ पे, ये सारे के सारे मतलब में सेम फेज में होने चाहिए, ऐसा नहीं कोई सॉलिड आ जाए। जब सॉलिड आ जाए तो उसका कंसंट्रेशन 1 मानते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कंसंट्रेशन 1 हो जाएगा, 1 की पावर कुछ भी लेते हो तो हम उसको क्या मानते हैं, नेग्लेक्ट कर लो, क्योंकि 1 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे डेल्टा एन कितना आ जाएगा मेरा, प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, पहले देख लो कि सभी सेम फेज में है या नहीं है, ये सभी के सभी गैसेज सेम फेज में, तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं 1, माइनस रिएक्टेंट में कितने हैं 1 + 1/2, टोटल कितना आ गया 3/2, तो 1 - 3/2 कितना आ जाएगा आपका -1/2, सॉल्व करेंगे तो केपी अपॉन केसी कितना आ जाएगा, आरटी की पावर -1/2, इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, इसको आगे को बढ़ाएं तो 1/RT की पावर 1/2, तो यानी कि ये कितना हो गया 1/2, तो यानी कि इसको आप रूट लिख सकते हैं, तो केपी अपॉन केसी इक्वल टू 1/√RT, ये आपका आंसर रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, दिस वन, बी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकेंड ऑर्डर ऑफ रेट कांस्टेंट इज यूजुअली एक्सप्रेस एज। अब सेकेंड ऑर्डर, पहली बात कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए फॉर्मूला, पहले मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, मान लीजिए किसी को नहीं भी पता है, रेट कांस्टेंट के के लिए जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है मोल पर लीटर की पावर -n+1 इंटू सेकेंड इनवर्स, हमेशा याद रखिए, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका रहेगा। अब मान लीजिए कौन सी, एक एग्जांपल के बाद मान लीजिए जीरो ऑर्डर का पूछे, तो n इक्वल टू क्या रख दोगे, जीरो, और जीरो ऑर्डर के लिए तो कितना आ जाएगा आपका, k इक्वल टू जीरो रखोगे तो ये कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, तो मोल लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, तो कितना आ जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अब मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑर्डर की कर दूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात करें, फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा आपका, तो n इक्वल टू 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, k इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर -1 + 1, ये तो जीरो हो जाएगा, और इसी की पावर जीरो कितने होती है, 1 होती है, सेकेंड इनवर्स, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर जीरो, जीरो किसी भी की पावर जीरो क्या होती है, 1 होती है, तो आपका बचा क्या, सेकेंड इनवर्स, ये फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू कितना रखोगे, 2 रखोगे, तो k कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो -1 बचा, तो मोल की पावर -1 लीटर और सेकेंड इनवर्स, ये आपका आंसर होगा, मोल की पावर -1 लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी कि ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, क्या कह रहा है, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ रियल गैस एट अ हाई प्रेशर इज। अब हाई प्रेशर पे निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट कि व्हाट इज द वंडरवॉल इक्वेशन, ये वंडरवॉल इक्वेशन के लिए है, तो वंडरवॉल इक्वेशन P + AN²/V², बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एंड V - NV इज इक्वल टू nRT, रियल गैस एट हाई प्रेशर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे n टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, फॉर 1 मोल n इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल के लिए है, तो आपका ये कितना हो गया, P + A/V² इंटू V - V इक्वल टू RT हो गया। पहली बात तो ये क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रेशर इज वेरी हाई, क्या बोल रहा है, प्रेशर इज वेरी हाई। जब प्रेशर आपको पता है कि इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो आप याद रखना कि इस टर्म को आपने नेग्लेक्ट करना है, तो क्या कर देंगे, A/V² विल बी नेग्लेक्टेड,
तो अब आपका यहाँ पे क्या बचा, केवल और केवल P बचा, इंटू V माइनस V इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका RT हो गया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, PV माइनस PB इक्वल टू RT। अब RT से दोनों साइड डिवाइड करते हैं, तो PV अपॉन RT माइनस PV अपॉन RT, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और PV अपॉन RT को हम क्या बोलते हैं, Z बोलते हैं, माइनस इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस PV अपॉन RT। तो आपको निकालना क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, 1 प्लस PV अपॉन RT। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइडेंटिफाई ए बी एंड द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इस वाले क्वेश्चन को करेंगे कैसे, पहले यहां पे याद रखना होगा कि व्हेनेवर की अ बीटा पार्टिकल इमिटेड, बीटा पार्टिकल क्या होता है, इमिटेड, देन एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 होता है। और जब अल्फा पार्टिकल इमिटेड होता है, अल्फा पार्टिकल इमिटेड, देन एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस by 2 and atomic mass decreases by 4, decreases by 4। तो आप लगा लीजिए आप यहाँ पे फॉर्मूला AC89 227, मान लीजिए बीटा पार्टिकल यहाँ पे निकल रहा है, तो इसका एक एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो 90। एक का मतलब क्या हो गया, आप 90 एटॉमिक नंबर किसका होता है, थोरियम का होता है, याद होना चाहिए। और ये 227 ऐसे ही रहेगा। फिर इसमें से कह रहा है कि एक अल्फा पार्टिकल और निकल रहा है, माइनस अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल होने पे क्या कहा मैंने कि एटॉमिक नंबर की 2 की कमी आएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, 88। और 88 किसका होता है आपको पता होना चाहिए, 88 किसका होता है, रेडियम का होता है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है ना। और इसके एटॉमिक मास की कितने की कमी आ जाएगी, 4 की कमी आ जाएगी, तो कितना हो जाएगा 223 आ जाएगा। फिर इसमें से एक अल्फा पार्टिकल कम हो रहा है, तो कितने की कमी आ जाएगी, 2 की कमी। अब ये कितना हो जाएगा 86। 86 क्या है, नोबल गैस है और रेडॉन है, निकल रहा है, तो मेरा सही है। तो ये कितना हो जाएगा 219 हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन में आ रहा है थोरियम एंड रेडियम, तो थोरियम एंड रेडियम देख लीजिए, थोरियम एंड रेडियम, डी ऑप्शन मेरा करेक्ट है। रेडियम थोरियम उल्टा मत कर देना, पहले इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ with regarding to H positive and H2 negative। अब देखिए ये किससे, बोथ H positive and do not exist, ये MOT का क्वेश्चन है, किससे है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो सिंपली आप क्या कीजिए, आप लोगों को इतना तो पता है कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन पुट करते हैं। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल एक H है और एक H पॉजिटिव है, तो अब इसका मतलब H का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 0 हो गया क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस 0, तो यानी कि 0.5 निकल गया। दूसरी चीज बात करते हैं, किस क्या है, H2 निगेटिव है, सेम इसी तरीके से आपको करना है। तो ये एक H है, एक H निगेटिव है, तो H का मतलब सिंपल एक इलेक्ट्रॉन, H निगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो पहले बॉन्डिंग फिल होते हैं, तो एक किस में आ गया, एंटी बॉन्डिंग में। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 माइनस 1, यानी कि कितना आ जाएगा 2 माइनस 1 1, 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब देखो बॉन्ड ऑर्डर दोनों का सेम आ गया, इसका भी 0.5 आया और इसका भी 0.5 आ जाएगा। तो यानी कि बोथ H2 डू नॉट एग्जिस्ट ना, एग्जिस्ट तो करते हैं भाई, H2 इज मोर स्टेबल भी देखते हैं। अब इन दोनों में बात कर रहा है कि इक्वली स्टेबल है। आप देखिए क्या करेंगे, जैसे क्या होता है कि जो सोचते हैं कि जब जनरली ये बोला जाता है जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम तो इक्वल स्टेबल है, मगर ऐसा नहीं होता है। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, अब मैं बता रहा हूँ कि क्यों नहीं होता है ऐसा, क्यों इक्वली। देखिए जब बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो आप लोगों को क्या याद रखना है, इफ नोट करके लिख लेना, if bond order are same, then check anti-bonding electron, molecule
contain more anti-bonding electron that is less stable. वो क्या होता है, हमेशा लेस स्टेबल होगा। तो यानी कि हमारा H2 क्या हो जाएगा, इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है जबकि यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो आप लोगों को बता दूं कि रिड्यूसिंग एजेंट आप क्या देखेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस के टर्म में मत देखिएगा। देखिए आप लोग देखेंगे सिंपल, मैं एक चीज बता देता हूँ, मान लीजिए आपको पता है कि जैसे कि Na, या सिंपली मैं बता रहा हूँ Zn प्लस Zn2 Cu2 पॉजिटिव गिव्स टू, आपको पता है कि Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu होता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यानी कि ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये क्या है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यानी कि द कंपाउंड विच इज सो, या टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन में कर लो। दूसरा चीज में एक चीज और बता देता हूँ कि किसी भी एलिमेंट जो भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है, जैसे इसने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो इससे क्या हुआ, ये इसका ऑक्सीडेशन हो, ठीक है ना। इस टर्म में ना करके, आप इस कॉन्सेप्ट को ना लगा करके, इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट ना, आप जाइए ऑक्सीडेशन मेथड। इसका कितना होगा ऑक्सीजन का, यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना होगा -2। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, देखिए सीधे से पॉजिटिव -1 से -2 जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन का मतलब ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे भी देखिए -1 और यहाँ पे कितना है, 0, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। अब 2 मेरा सही है एक, तो अब 2 के साथ 1 भी है, 2 के साथ 4 भी है, यानी कि ये दोनों में से आपको अब एक देखना है। फिर देखिए -1 और यहाँ पे कितना आया, -2, तो यानी कि यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, इसका -1 से -2 रिडक्शन हो रहा है, तो यानी कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यानी कि 3 भी मेरा ऑप्शन सही नहीं है, तो यानी कि मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा कौन कौन सा ऑप्शन हो गया, 2 और 4, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, द थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, देखिए जहां पे भी मिक्सचर का क्वेश्चन आएगा हमेशा याद रखिए पहली चीज की थर्माइट रिएक्शन होती क्या है। थर्माइट रिएक्शन होती है कि कोई भी जब रस्टिंग हो जाए, Fe2O3 रस्ट है, इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराएं, एल्यूमिनियम पाउडर से कराते हैं। कोई जरूरी नहीं है, पूछता है कि एल्यूमिनियम पाउडर ही कराते हैं क्या, नहीं, Mn का भी यूज होता है, याद रखिएगा Mn एलिमेंट का भी यूज होता है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं है कि एल्यूमिनियम ही हमेशा, एक भी ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूसरा की होता है तो क्या बन जाता है, इसमें Al2O3 बनता है प्लस Fe बनता है प्लस हीट एनर्जी निकलती है। ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा क्या होती है ये रिएक्शन, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। दूसरा इसका यूज क्या होता है, रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में यूज किया जाता है, हैवी टूल मशीन को यूज किया जाता है। बात आ रही है यहाँ पे इनका मिक्सचर क्या है। देखो जब भी होता है तो ये क्या काम करता है, बहुत स्मॉल से यूज किया जाता है कि ये रिएक्शन को प्रोसीजर करे। तो यहाँ पे इसका रेशियो कितना होगा, 1 होगा, और यहाँ पे इसका क्या होता है 3, ये मैक्सिमम अमाउंट होगा क्योंकि हम रेलवे ट्रैक को सही कर रहे हैं, तो उसका मैक्सिमम अमाउंट होगा, इसका क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात याद रखना, जब भी मिक्सचर का आता है एक होता है एक्वा रीजिया, एक एक्वा रीजिया होता है। एक्वा रीजिया क्या होता है, HCl एंड प्लस HNO3 दोनों कंसंट्रेटेड होते हैं, कंसंट्रेटेड ये भी होगा, कंसंट्रेटेड ये भी, और डाइल्यूट नहीं होता है कोई भी, पहली बात याद रखना। और इनका रेशियो कितना होता है, 3:1, इसको याद रख लें। देखो यहाँ पे HNO3 में 3 पहले से आ रहा है तो इसको 1 कर दो। एक चीज और बता दूं, मैंने परसों वाली वीडियो में मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था सोडा लाइम, और सोडा लाइम किसका मिक्सचर मैंने बताया था, NaOH प्लस CaO का। इसमें भी ये क्या होता है, 3:1 में रहता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन ऑफ द परमैग्नेट, परमैग्नेट क्या होता है, MnO4 नेगेटिव होता है, टू मैग्नीज सेकंड। पहला किस में चेंज कर रहा है, मैग्नीज सेकंड में। दूसरा मैग्नीज सेकंड सॉल्ट मैग्नेटेट
MnO4 को किस में चेंज कर रहा है, मैग्नेटेट, यानी कि MnO4 2 नेगेटिव। दूसरा MnO4 चेंज टू MnO2 में चेंज कर रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिडक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन होने, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। आप निकालेंगे तो इसको 7 मिलेगा, ये +2, जितना चार्ज होता है ये तो पता ही है। तो कितना का चेंज आ रहा है, 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन। इसका कितना, अगेन +7, इसका भी क्या रहेगा, +7। यहाँ पे निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन कितना आएगा, +6। तो कितना का चेंज आ रहा है, +1 का चेंज आ रहा है। और यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है, ये आ जाएगा +4 ऑक्सीडेशन, कितने का आ रहा है, 3 का चेंज आ रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा है, एक में 5 का, एक में 1 का और एक में 3 का, 5 1 3। ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ स्पिन ओनली ऑफ NiClO4 Cl4 2 नेगेटिव, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। पहली बात कि Ni का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 28, हाइब्रिडाइजेशन 3D8 दूसरी बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कितना होगा, Ni का X +4 Cl का -1 ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू -2। तो X इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो आपका कितना आ जाएगा, Ni 2 पॉजिटिव इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर 3D8 बचेगा, 4s 0 आ जाएगा, 4p 0 आ जाएगा। अब इसी को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या हो जाएगा, p में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, और s में 0, p में 0। अब देखेंगे कि यहाँ पे जो लिगेंड है ये वीक है या स्ट्रॉन्ग है, ये वीक लिगेंड होता है, Cl इज नेगेटिव, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, जब स्ट्रॉन्ग होता है तो क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। तो वीक लिगेंड है आपका ये, तो हमने देखा ये वीक लिगेंड है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे कि हमारे पास लिगेंड कितने, 4 हैं, तो मेरे को कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, 4 चाहिए। तो मेरा हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसका। क्या हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा इसमें, sp3। अब देखेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 2 हैं। तो आप μ का फॉर्मूला होता है √n × n+2। तो इसकी वैल्यू पुट करोगे, n की वैल्यू आपकी 2 आई, 2 + 2 4, 4 2 जा 8, √8 का मतलब होता है 2√2, और √2 की वैल्यू होती है 1.41। तो इसको कैलकुलेट करोगे, 4 दूनी 8, 2 82 BM, बोर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट होती है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 पॉइंट। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और डाल दे रहा हूँ कि आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैं बता दे रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा आपसे कि मान लीजिए यहाँ पे Cn रहता, जब क्या होता है यहाँ पे Cn रहता, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता, इसके बाद क्या लिख देता, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखता। थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैं कह रहा हूँ कि NiCn मान लीजिए मेरा ये 4 होता और ये 2 नेगेटिव वाला होता। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ तक ग्राउंड स्टेट तक सेम होता, फिर क्या लिखते, Cn इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इसे बोलते हैं रीअरेंज स्टेट आती है। यहाँ पे क्या आती है, रीअरेंज स्टेट आती है। तो ये क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, पेयरिंग हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गई। ये आपको एम्प्टी ऑर्बिटल मिल गया और ये p के 3। तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है इस समय, मान लीजिए इस तरीके से होता तो आपका आता dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता, और μ कितना हो जाता, 0, क्योंकि अनपेयर्ड क्या हो गए, 0 हो गए। मेरा क्वेश्चन ये है, मैंने कल के पेपर में जो क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, यहाँ जब हाइब्रिडाइजेशन dsp2 आता है तो ये d ऑर्बिटल का कौन सा होता है, कौन सा d ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल ऑफ d, ये आपको बताना है, d ऑर्बिटल ये कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है कि अरे अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द वन विच इज नॉट अ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द अदर इज। देखिए जब भी कोई रिजोनेटिंग का स्ट्रक्चर का आ रहा है, कोई भी एक चीज, कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कोई भी एक स्ट्रक्चर लेके चलो। मान लीजिए मैंने पहला ही ले लिया, मेरा क्या था, एमी, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ओ, फिर यहाँ पे ऐसे करके डबल बॉन्ड ओ एंड एमी। अब मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, देखिए अब आप लोगों को आता ही है रिजोनेट करना, ये इधर की ओर मूव किया तो ये डबल बॉन्ड क्या हो जाएंगे, मूव कर जाएंगे ऑक्सीजन की तरफ को। तो क्या बन जाएगा आपका, MEO, फिर यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा इस पे, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O और Me आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता था, या मैं इसको किस तरीके से इधर की ओर मूव होता, तो किस तरीके से होता, तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, MEO, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहता, और ये इधर की ओर डबल बॉन्ड हो जाता, ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाता और ये Me आ जाता। ठीक है,
अब देखिए ये मैंने 3 स्ट्रक्चर इसके बनाए हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर तो मैंने लिया है। अब देखिए यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज मेरा नहीं आया, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए इसमें, देखिए इसमें ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड पॉसिबल है, और इस ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पॉसिबल है। तो कौन सा पॉसिबल नहीं है? सेकंड वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पूछा है कि इन द फॉलोइंग कंपाउंड द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिसिटी किसकी सबसे ज्यादा होगी? देखिए ये क्या है? एरोमेटिसिटी। देखो एरोमेटिसिटी या अनसैचुरेशन जब भी बढ़ता है, आप लोगों को पता है कि एसिडिक नेचर बढ़ता है, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करे? रोटेट करे, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करता है, रोटेटिंग करता है, तो उसका क्या होता है? एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो अब आपको क्या चाहिए? तो बेसिक नेचर किस पे डिपेंड करता है? बेसिक नेचर यहाँ पे किस पे करेगा? लोन पेयर पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? यहाँ पे सारे सारे क्या है? नाइट्रोजन है, और हर एक नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर पे करेगा। दूसरा जो रिजोनेंट करेगा, रिजोनेंस जब भी होता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, एसिडिक नेचर बढ़ता है। तो हमको तो चाहिए बेसिक। तो अब देखें यहाँ पे, देखें कि इसके पास भी लोन पेयर है। देखो यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, बट यहाँ पे एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जोड़ रखा है, ऑक्सीजन एटम। यहाँ पे इसको पता नहीं ऑक्सीजन खाली ऐसे जोड़ दिया है, कोई ग्रुप जोड़ दिया है समझ लो, ठीक है ना। तो इन दोनों ये क्या कर देगा? इसकी कैपेसिटी को क्या कर देगा? कम कर देगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देगा और लोन पेयर का साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इजिली इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है? ये अपने इलेक्ट्रॉन क्या रखेगा? इसका साइज बड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा तो इसकी होगी, और सेकंड नंबर पे ही इसकी। तो यानी कि फर्स्ट सबसे ज्यादा और फोर्थ सेकंड नंबर पे। तो यानी कि थर्ड का ऑप्शन हो नहीं सकता, फर्स्ट की सबसे ज्यादा है, ठीक है ना, और ये भी नहीं हो सकता ये। तो यानी कि फर्स्ट ही, ए ही ऑप्शन हमारा क्या है? सबसे ज्यादा है। अब मैं थोड़ा सा और चीज बता, इन दोनों में कैसे कंपेरिजन करेंगे? देखिए इस वाले में नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है ना। अब ये जो लोन पेयर है ये रिजोनेंसिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, याद रखना, इसका रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। दिस लोन पेयर इज नॉट पार्टिसिपेट इन रिजोनेंस। जबकि इस वाले का देखें, दूसरे वाले का देखें, NH है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे। यहाँ पे जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन कर रहा है, याद रखिए। इसमें क्या कर रहा है? ये लोन पेयर क्या कर रहा है? रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेशन कर रहा है। इसका देखेंगे तो इस तरीके से। तो जब रेजोनेंस में कोई लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाएगा। इन दोनों में किसका एसिडिक बेसिक नेचर ज्यादा होगा? इस वाले का। जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करता है तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा, बेसिक नेचर कम हो जाएगा। तो इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो यानी कि इसका बेसिक नेचर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, और इसका कम रहेगा, ठीक है ना। तो यानी कि देख लीजिए फर्स्ट, फोर्थ, फिर थर्ड होना चाहिए, नहीं सॉरी सेकंड और फिर थर्ड, ठीक है ना। तो आंसर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन ईथर द COC बॉन्ड एंगल इज, देखिए आप क्या सोचेंगे, यहाँ पे हर एक बच्चा ये सोचेगा RCOR, जस्ट लाइक एज इज अ वाटर मॉलिक्यूल HOH। तो आप क्या लगाओगे? दो लोन पेयर, दो लोन पेयर। आपको पता है कि लोन पेयर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, तो खट से आंसर मारोगे, होना चाहिए तो 100, लगभग 5 मार दोगे, 104 पॉइंट समथिंग, तो आप कह दोगे 105, बट आपका गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। दिमाग लगाएगा कि जो R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है ना, ईथर CH3, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इसका साइज क्या होता है? लार्जर साइज होता है, हिंड्रेंस करता है। ये क्या करते हैं? हिंड्रेंस दिखाते हैं, हिंड्रेंस करते हैं। तो ये लोन पेयर इनको ना दबा करके ये किसको दबा देते हैं? लोन पेयर को उल्टा धक्का देते हैं। तो इसका बॉन्ड एंगल कम होने की जगह क्या हो जाता है? थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाता है? 110 डिग्री हो जाता है। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान में समझना कि लोन पेयर है करके डायरेक्ट 105 मान लगा देना, वाटर की तरह। सी टू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन जेड। आपका ये जेड क्या होगा, ठीक है ना। ये एल्डोल होगा, कीटोल होगा, एसिटोल होगा, या बिटेनॉल होगा। देखिए ये LiLS4 क्या करता है? कंप्लीट रिडक्शन करता है। तो CH3COOH
एक एसिटिक एसिड है, ये LiLH4 डालेंगे तो कंप्लीट LiAlH4 डालेंगे तो कंप्लीट रिडक्शन, तो अल्कोहल बनाएगा 2 कार्बन वाला, 1 2 कार्बन है तो CH3CH2OH अल्कोहल बनाया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या डाल के कॉपर डाल के 573 केल्विन पे। इसका काम क्या होता है, इसको ऑक्सीडाइज कराता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है, खुद रिड्यूस होता है। तो ये क्या कर देगा, इसको फिर से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड बनाते हैं, तो ये क्या बना देगा, 2 कार्बन आ रहा है एल्डिहाइड, यानी कि ये क्या बना दिया, एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है ना, इथेनॉल हो गया ये, इथेनॉल। अब इसमें डाइल्यूट NaOH डाल रहे हैं, डाइल्यूट NaOH डालोगे तो ये क्या हो गया, इसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये कौन सी रिएक्शन दिखाएगा, एल्डोल दिखाएगा। ये क्या दिखाएगा, एल्डोल रिएक्शन। ये कौन सा ऑप्शन दिखाएगा इसमें, एल्डोल, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ethyl chloride on heating with AgCN form a compound X, the functional isomer of X is, देखिए ethyl chloride C2H5Cl प्लस रिएक्शन विद AgBr। पहला क्वेश्चन ये है AgCN, पहला क्वेश्चन ये है कि ये मेटल वर्सेस इसका है, मगर यहाँ पे याद रखना इनके बीच आयनिक बॉन्ड ना होकर के क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। AgCN के बीच क्या होता है, कोवलेंट होता है, और KCN के बीच आयनिक होता है, याद रखिएगा। जब KCN के साथ रिएक्शन होती है तो CN डायरेक्ट जुड़ता है, और जब AgCN के साथ जुड़ता है तो आपका C2H5Cl की जगह क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, तो आइसोसाइनाइड। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर देखेंगे NC तो A मार देंगे, मगर क्वेश्चन को पढ़िए, द फंक्शनल आइसोमर्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, द फंक्शनल आइसोमर्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या हो जाएगा, आइसोसाइनेट का क्या बनाता है, साइनाइड बनाता है, तो CN। तो इस क्वेश्चन को जल्दीबाजी में गलत मत करिएगा, आपका आंसर क्या होगा, C आंसर आपका करेक्ट होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, एंड आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करिए, और नहीं लग रहा हो तो फिर शायद स्टॉप कर देंगे। अदरवाइज मेरा तो यही मानना है कि आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और जो कि आप लोगों के लिए हेल्प करेंगे सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि LT और लेक्चरर, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, LT और लेक्चरर या केमिस्ट्री बेस पे कोई भी एग्जाम दे रहे हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।